बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है वो वॉल्यूम 2 के हवाले से हाई कोर्ट रूल्स एंड वॉल्यूम जो है वो सिविल जज के एग्ज़ाम में भी और एडिशनल सेशन जज के एग्ज़ाम में भी वॉल्यूम 1 से लेकर 4 तक है। सारे के सारे वॉल्यूम जो हैं वो आपको यूट्यूब में अलग से एक एक लेक्चर इसका नहीं मिलेगा। और जो है उसके अलावा जो आपका पेपर 1 का जो पेपर है सिविल जज का, उसमें गार्डियन एंड वार्ड एक्ट की रेलिवेंट प्रोविजन सिलेबस में ही लिखा हुआ है। गार्डियन एंड वार्ड एक्ट और उसके साथ रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द हाई कोर्ट्स रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 2 जो है उसमें चैप्टर 2 वॉल्यूम 2 और चैप्टर 2। इसके लिए बेहतरीन तरीका ये होता है कि ये बहुत ही आसान है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें वही चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। अगर आपने गार्डियन एंड वार्ड एक्ट पढ़ा हुआ है तो आपको इसके जो इसमें बेसिकली गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के हवाले से रूल्स बताए गए हैं, हाई कोर्ट रूल्स एंड वॉल्यूम, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है। और इसमें आपका चैप्टर 2 का आप रेफरेंस अगर पेपर में देंगे तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और उसके नंबर भी अच्छे आते हैं। उसके अलावा जो पेपर 4 में आपके जो हाई कोर्ट रूल्स एंड वॉल्यूम का ऑर्डर्स हैं वो वॉल्यूम 1 से लेकर 4 तक हैं, तो उसमें भी ये 2 आता है वॉल्यूम 2। तो पूरा का पूरा 2 याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक दफ़ा आपको इसको पढ़ने की। इसकी काफ़ी मोटी सारी बुक होती है जो देख के अक्सर लोग नहीं पढ़ते कि इतनी भी सारी बुक कौन पढ़े, लेकिन जब आप इसको पढ़ के देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान बुक है। और इसको याद करने का सिर्फ एक तरीका है कि आपने इसके चैप्टर्स के नेम याद करने हैं, और वही अगर आप चैप्टर के रेफरेंस पेपर में दे देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो चलें जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 1 इसका है जी ओमिटेड। चैप्टर 2 है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट। वॉल्यूम 2 ये मैं स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर 3 इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्रस्ट मनी के हवाले से। चैप्टर 4 इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग। चैप्टर 5 ऑफिशियल रिसीवर्स। चैप्टर 6 प्रोबेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सक्सेशन सर्टिफिकेट। चैप्टर 7 प्रिजर्वेशन ऑफ विल्स। चैप्टर 8 सिविल कोर्ट अकाउंट्स। चैप्टर 9 भी ओमिटेड है। अब इसको अगर हम याद करें तो पहला और आखिरी चैप्टर जो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स का वॉल्यूम 2 है उसका पहला और आखिरी चैप्टर जो ओमिटेड है। टोटल 9 चैप्टर्स हैं इसमें, उसमें से 2 निकल के बाकी बच गए 7। साथ में चैप्टर 2 गार्डियन एंड वार्ड एक्ट, फिर उसके बाद 3 है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, 4 है इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड, और 5 है रिसीवर, और 6 है जी सक्सेशन, और 7 है आपका विल, और 8 है अकाउंट। इस तरह अगर आप इनको एक दफ़ा लिख लेंगे, एक एक लफ्ज़ भी पूरा का पूरा नाम भी लिखे, चैप्टर 1 लिखें और उसके आगे लिख दें ओमिटेड, फिर चैप्टर 2 लिखें उसके आगे लिख दें गार्डियन एंड वार्ड एक्ट, फिर 3 लिखें उसके आगे लिख दें इन्वेस्टमेंट, 4 लिखें उसके आगे लिख दें इंसॉल्वेंसी, 5 लिखें उसके आगे लिख दें रिसीवर, फिर 6 लिखें उसके आगे लिख दें सक्सेशन, 7 लिखें और फिर उसके आगे लिख दें विल, और 8 लिखें इसके आगे लिख दें अकाउंट्स, और 9 लिख के उसके आगे लिख दें ओमिटेड। तो इस तरह आप 1 से 2 दफ़ा लिखेंगे और 1 से 2 दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको ये चैप्टर याद हो जाएंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे। और पेपर में भी आपको इससे रेलिवेंट, मतलब अगर अकाउंट से रिलेटेड कोई सवाल है, विल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया पेपर में, तो आप उन्हें उसमें चैप्टर 7 का रेफरेंस दे दें। इसी तरह सक्सेशन से रिलेटेड अगर है तो चैप्टर 6 का रेफरेंस दे दें, रिसीवर से रिलेटेड है तो चैप्टर 5 का रेफरेंस दे दें, और गार्डियन एंड वार्ड एक्ट का तो है ही चैप्टर 2। ये तो ना भूलने वाली चीज़ है। अच्छा जी, अब इसमें है क्या, चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि चैप्टर 1 तो इसका ओमिटेड है। चैप्टर 2 है जी गार्डियन एंड वार्ड एक्ट। अच्छा, फिर इसके चैप्टर के आगे ना पार्ट्स होते हैं, अगर आप पार्ट के साथ रेफरेंस दें तो वो ज़्यादा वेल एंड गुड है और उसका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि उससे पता चलता है कि आपने इसको हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर को वाकई में पढ़ा है। तो अगर आपको पार्ट्स भी याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद रहता है तो सिर्फ चैप्टर 2 गार्डियन एंड वार्ड एक्ट का रेफरेंस आप दे सकते हैं। अब पार्ट ए है जी इसका जनरल। इसमें वो कहता है सिविल जजेस पावर टू ट्राई केसेस अंडर दिस एक्ट। अब इसमें सिंपल वो सिविल जजेस को एम्पावर करता है कि जो भी गार्डियन एंड वार्ड से रिलेटेड मामलात होंगे उन सारे मामलात को, वो चाहे वो उसकी कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन के हवाले से या गार्डियनशिप के हवाले से है, तो वो कौन डील करेगा, सिविल जजेस के पास ही पावर होगी कि वो इसको डील करेंगे। 2 जी इसकी क्लास है माइनर्स इंटरेस्ट इन द मेन कंसिडरेशन इन अपॉइंटिंग अ गार्डियन। गार्डियन अपॉइंट करते वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखी जाती है वो माइनर का इंटरेस्ट देखा जाता है। 3 में है जी डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट इन अपॉइंटिंग अ गार्डियन एंड इशूइंग अ नोटिस ऑफ एप्लीकेशन। कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है कि वो किसको गार्डियन अपॉइंट करे, और नोटिस इशू करने के हवाले से भी डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट है। पूरा इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है और इसकी वर्ड टू वर्ड रीडिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप भी अगर इसको पढ़ें तो आप इसमें सिर्फ सीधा सीधा चीज़ें पढ़ लें। 4 है जी रीजन फॉर रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन इन लाइन शुड बी रिकॉर्डेड।
अगर आप जो है एप्लीकेशन गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत कोई भी एप्लीकेशन आई है उसको रिजेक्ट कोर्ट करेगी तो फिर उसमें रीज़न रिकॉर्ड करेगी। 5, नो नीड टू अपॉइंट गार्डियन ऑफ अ डिसीज्ड मिलिट्री सर्वेंट फॉर द पर्पज ऑफ पेंशन। पेंशन के लिए कोई भी गार्डियन अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। पेटी केसेस प्रोसीडिंग शुड टर्मिनेट ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन। गार्डियन के अपॉइंटमेंट जो फिर पेटी केसेस जो भी चल रहे होंगे उसकी वो प्रोसीडिंग जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। फॉर्म ऑफ बैंक अकाउंट फॉर करंट एक्सपेंसेस। अब जो करंट एक्सपेंसेस है जो गार्डियन एंड वार्ड, जब भी गार्डियन अपॉइंट किया जाता है किसी भी वार्ड्स का तो अगर आपने गार्डियन एंड वार्ड एक्ट पढ़ा तो वार्ड से मुराद है वो माइनर जिसके लिए गार्डियन अपॉइंट किया जाता है। तो वो गार्डियन ने जो उसके डेली बेसिस के जो भी एक्सपेंसेस करने होते हैं तो उसके लिए कोर्ट जो है वो बैंक अकाउंट रेफर करती है कि वो बैंक अकाउंट ओपन करवाया जाए। उसमें उसकी जो भी प्रॉपर्टी जो भी माइनर के अगर कोई अमाउंट वगैरह है तो फिर उसमें जमा करवाए जाते हैं और वो वहाँ से करंट अकाउंट में से वो निकाल के और वो उसके प्रॉपर ऑडिटिंग करता है। वो आगे प्रोसीजर आएगा उसका। रिस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग विड्रॉल फ्रॉम बैंक। कोर्ट जो है वो रिस्ट्रिक्ट करती है कि गार्डियन जो है वो बगैर कोर्ट की परमिशन के कोई भी अमाउंट उसमें से अकाउंट में से विड्रॉ नहीं कर सकता। केसेस इन विच मनी फॉर करंट एक्सपेंसेस आर टू बी डिपॉजिटेड इन ट्रेजरी। जो भी उसके करंट एक्सपेंसेस हैं वो उसके हवाले से ट्रेजरी में डिपॉजिट करवाएगा अमाउंट। मतलब जितनी भी उसकी अमाउंट डेली बेसिस पर है जो वो उस क्या करेगा। सॉरी, इन केस फालिंग अंडर 14 मनी रिक्वायर्ड फॉर करंट एक्सपेंसेस मस्ट बी डिपॉजिटेड इन ट्रेजरी सरप्लस मनी इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट्स एज लेट डाउन देयर इन। 10 में है जी पासबुक्स ETC टू बी केप्ट बाय गार्डियंस। गार्डियन जो है वो पासबुक्स रखेगा जिसमें वो प्रॉपर उसके अकाउंट देगा पूरे 1 साल के तकरीबन। अब इसका पार्ट बी है जी रूल्स। चैप्टर 2 का पार्ट बी। पार्ट ए जनरल था, पार्ट बी रूल्स है। रूल से मुराद रूल्स जो है जो हाई कोर्ट बनाएगी रूल्स, उसमें एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ गार्डियन शैल बी इन फॉर्म ए जो भी हम आगे देखेंगे उसके तहत एप्लीकेशन होगी। और जो नोटिस रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 11 शैल बी इन फॉर्म बी। फॉर्म बी के तहत नोटिस हो गया। और फॉर्म एंड टाइम फॉर फाइलिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड डेट्स फर्दर स्टेटमेंट्स व्हेन टू बी पुट इन। अच्छा जी, गार्डियन सर्टिफिकेट पॉइंट्स टू बी नोटेड देयर ओन। जब गार्डियन सर्टिफिकेट कोर्ट देगी तो फिर उसमें कौन कौन से पॉइंट मेंशन करेगी। वो जो सेक्शन गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के जो सेक्शन है 26, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 39, 44 और 45, ये बेसिकली वो गार्डियन के अपॉइंटमेंट के हवाले से है कि वो किसको अपॉइंटमेंट करना चाहिए, उसकी वेलफेयर किस में है और जो है कौन उसकी देखभाल कर सकता है। उसके अगर पेरेंट्स हैं तो वो उस हवाले से सारे वो रेलिवेंट है। बॉन्ड्स रिक्वायर्ड फ्रॉम गार्डियन देयर फॉर्म्स एंड अमाउंट। कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकती है कि गार्डियन जो है वो बॉन्ड दे, श्योरिटी बॉन्ड जिसे कहते हैं हम, कि वो इतने अरसे तक के लिए, कितने अरसे तक के लिए, 3 साल तक के लिए। टाइम टू बी फिक्स्ड फॉर फाइलिंग बॉन्ड्स, अलाउंस ऑफ गार्डियंस एंड अदर ऑर्डर्स। कोर्ट ऑर्डर करेगी कि कितने टाइम तक के लिए उसने बॉन्ड देने हैं और कब तक के लिए उसे अलाउ है। एंट्री ऑफ एप्लीकेशन इन रजिस्टर नंबर 2 केसेस इन विच पीरियडिकल अकाउंट्स आर टू बी पुट इन और टू बी एंटर्ड इन रजिस्टर्ड ई। जो भी एप्लीकेशन आएगी उसको रजिस्टर्ड ई में एंटर करेगी फैमिली कोर्ट। अकाउंट शुड बी स्क्रूटनाइज्ड वंस अ ईयर इन केसेस ऑफ लार्ज इनकम। अगर 5,000 से ज़्यादा की इनकम है तो उसका अकाउंट जो है वो हर साल कोर्ट जो है वो चेक करेगी कि वो प्रॉपर उसकी अकाउंटेबिलिटी हो रही है या नहीं हो रही। सच केसेस टू बी ट्रीटेड एज पेंडिंग माइनर टू बी प्रोड्यूस बिफोर अ कोर्ट। इन सच केसेस, जो भी केसेस मतलब वो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के बनने से पहले या इस रूल से बनने से पहले मौजूद है तो उनको भी चेक किया जाएगा। नोटिस ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 28 एंड 29 टू बी गिवन टू पर्सनस अफेक्टेड बाय इट। जो भी पर्सन उससे अफेक्ट हो रहे हैं गार्डियन से, मतलब जब भी कोई शख्स ये चाहता है कि वो गार्डियन बनना चाहता है तो फिर दूसरे पर्सनस को जैसे कि अगर गार्डियन का कोई फ्रेंड है वो अगर कहता है कि जी मैं वार्ड का कोई फ्रेंड है वो गार्डियन बनना चाहता है तो फिर कोर्ट क्या करेगी, उसके पेरेंट को नोटिस करेगी। उसके जो नियर रिलेटिव्स होते हैं उनको नोटिस किया जाता है। उसके अलावा पब्लिक एट लार्ज का भी नोटिस किया जाता है कि कोई और इंटरेस्टेड पर्सन अगर है तो वो आके, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है गार्डियन के अपॉइंटमेंट में तो वो कर सकते हैं। एनुअल इंस्पेक्शन ऑफ वार्ड्स बाय कोर्ट्स। कोर्ट जो है वो एनुअल इंस्पेक्शन करेगी वार्ड्स की। इंस्पेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स एंड अकाउंट्स फाइल्ड बाय द गार्डियन। गार्डियन जो है वो अकाउंट्स की स्टेटमेंट की भी इंस्पेक्शन करवाएगा। ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स इन अप्रूव्ड बैंक्स इन द नेम ऑफ माइनर्स फॉर करंट एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस मनी इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। उसके जो भी पैसे होते हैं तो वो
नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाए जाएंगे। उसके अलावा पोस्ट सेविंग बैंक, ये जो सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं जो कि फिक्स्ड, जिस पर वो अमाउंट फिक्स डिपॉजिट करवाए जाते हैं, फिर उस पर इंटरेस्ट मिलता है, वो करंट उसके एक्सपेंसेस में से खर्च किए जाएंगे, बाकी सारी उसकी अमाउंट फिक्स डिपॉजिट में चली जाती है। अच्छा जी, उसके अलावा है इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी इन केसेस ऑफ स्टेट्स मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट वार्ड्स मनी नॉट टू बी डिपॉजिटेड इन द कोर्ट इन द नेम ऑफ कोर्ट। एक सेकेंड प्लीज। अच्छा जी, आगे है इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी इन केसेस ऑफ स्टेट्स मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट वार्ड्स मनी नॉट टू बी डिपॉजिटेड इन द नेम ऑफ कोर्ट। तो जो भी इन्वेस्टमेंट की जाएगी उस मनी की उन केसेस में, अगर माइनर की जो है वो स्टेट है तो वो अगर मैनेज हो रही है गवर्नमेंट के ज़रिए, तो फिर वार्ड जो है वो मनी नॉट टू बी डिपॉजिट इन द नेम ऑफ कोर्ट, तो फिर वो इन द नेम ऑफ कोर्ट नहीं होगी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट की मैनेजमेंट में। वो इसके लिए गार्डियन एंड वार्ड में पढ़ेंगे ना, तो वो कलेक्टर जो है वो भी गार्डियन हो सकते हैं, तो फिर वही उसकी प्रॉपर्टी का मैनेज करेगा। कोर्ट में पास ऑर्डर्स फॉर प्रॉपर एजुकेशन ऑफ द वार्ड इन सर्टेन केसेस। कोर्ट जो है वो गार्डियन की एजुकेशन के हवाले से भी ऑर्डर कर सकती है। मैनेजमेंट ऑफ वार्ड्स स्टेट्स टू बी नोटेड इन एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट में जो है वो वार्ड की मैनेजमेंट की स्टेट की रिपोर्ट जारी करेगी। अच्छा जी, उसके बाद है आगे आपका फॉर्म बी आ गया कि इन द कोर्ट ऑफ, ये जो नोटिस के हवाले से कि किस किस को इन मैटर ऑफ गार्डियनशिप सन ऑफ कास्ट रेजिडेंट ऑफ अ माइनर, ये सारी उसकी डिस्क्रिप्शन है वो लिखी जाएगी। और जो फॉर्म ए है, जो गार्डियन की जो एप्लीकेशन दी जाती है, उसमें ये सारे के सारे पर्टिकुलर्स लिखे जाते हैं फॉर्म ए वाले, कि उसका नेम और उसके रेजिडेंट्स, उसके पर्टिकुलर्स, और जो भी पटिशनर है जो फाइल कर रहा है उसका उससे क्या रिलेशन है वगैरह वगैरह, वो सारा उसके दिया जाता है। उसके अलावा इसमें एक फॉर्म सी है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि वो पेपर वाला आपसे ये नहीं पूछता कि ये फॉर्म, हाँ ये तो पूछ सकते हैं कि फॉर्म बी किस हवाले से है, फॉर्म ए किस हवाले से है, तो ये आपने इस हवाले से इसको एक नज़र देख लेना। आगे देखते हैं जी, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 26 है जी, रिमूवल, ये जो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है ना, उसका सेक्शन 26 है, द रिमूवल ऑफ फ्रॉम जुरिस्डिक्शन। अगर वार्ड जो वार्ड है वो रिमूव हो गया है जुरिस्डिक्शन से, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से, तो फिर उसका क्या प्रोसीजर होगा। ड्यूटीज़ ऑफ गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी, अगर कोई प्रॉपर्टी का गार्डियन है तो उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, कि उसने उसकी प्रॉपर केयर करनी है और उसको जो प्रॉपर्टी का प्रॉपर बेनिफिट, उसकी प्रोटेक्शन करनी है, और उसको ऐसे ही समझना है जैसे कि उसकी अगर वो अपनी होती तो वैसे ही उसकी हिफाजत करेगा। पावर्स ऑफ टेस्टिमेंट्री गार्डियन, टेस्टिमेंट्री गार्डियन की जो मतलब वसीयत के ज़रिए गार्डियन आता है तो उसकी भी वैसे ही पावर्स होंगी, जो कि कोर्ट के तरफ से अगर कोई अपॉइंट किया गया तो उसकी। 29 है जी, लिमिटेशन ऑफ पावर्स ऑफ गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट। अगर कोई गार्डियन जो है वो कोर्ट ने अपॉइंट किया तो वो क्या कर सकता, तो फिर वो बगैर कोर्ट की परमिशन पे कोई भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं कर सकता, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता, एक्सचेंज नहीं कर सकता, मतलब कुछ भी उसमें लीज पे भी नहीं दे सकता 5 साल से ज़्यादा की। 5 साल से कम की लीज पे दे सकते हैं, 1 साल की, लेकिन 5 साल से ज़्यादा की नहीं दे सकता। वेरिएशन ऑफ पावर ऑफ गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट, अगर कोई कोर्ट ने डिक्लेयर किए हैं तो उसमें से कोई भी चेंजिंग वो नहीं कर सकता, अगर करेगा तो फिर उसको पेनलाइज किया जाता है। राइट ऑफ गार्डियन सो अपॉइंटेड और डिक्लेयर टू बी टू अप्लाई टू द कोर्ट फॉर ओपिनियन इन मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ वार्ड। गार्डियन के भी राइट हैं, जो भी कोर्ट अपॉइंट करेगी उस प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के हवाले से, मतलब उसे रिम्यूनरेशन दी जाती है, उसको प्रॉपर कंपनसेट किया जाता है उस हवाले से, अगर उसको जो भी उसने अगर पर्सनल एक्सपेंसेस किए होंगे या उसने जो भी टेक केयर उसकी की है। सूट अगेंस्ट गार्डियन वेयर एडमिनिस्ट्रेशन बॉन्ड वाज टेकन, अगर एडमिनिस्ट्रेशन बॉन्ड उसने जमा करवाया था और वो उसकी कोई वायलेशन करता है तो उसके खिलाफ सूट फाइल भी किया जा सकता है। सूट अगेंस्ट गार्डियन वेयर एडमिनिस्ट्रेशन बॉन्ड वाज नेट टेकन, और अगर एडमिनिस्ट्रेटर बॉन्ड नहीं उसने जमा करवाए थे फिर भी उसके खिलाफ सूट फाइल हो सकता है अगर उसने कोई वायलेशन किया। रिमूवल ऑफ गार्डियन है जी, कोर्ट जो है वो रिमूव कर सकती है गार्डियन को, कब, अगर वो अब्यूज़ करते हैं उस ट्रस्ट का, फेलियर करता है अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए, इनकैपेसिटी हो जाती है उसकी, ड्यूटीज़ परफॉर्म ही नहीं कर सकता, या इल ट्रीटमेंट करता है वार्ड के साथ, या निगलेक्ट करता है, या उसकी प्रॉपर केयर नहीं करता, या फिर कंट्यूमेशियस डिसरिगार्ड ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और ऑफ एनी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, या किसी प्रोविजन या किसी कोर्ट के ऑर्डर को जो है वो झुटलाता है, मतलब उसकी वो कंटेम्प्ट करता है। फॉर कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस इम्प्लाइंग
इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट अ डिफेक्ट कैरेक्टर विच अनफिट्स हिम टू बी द गार्डियन ऑफ हिज वार्ड। अगर कोई उसको अनफिट कर देता है गार्डियन रहने के लिए, तो फिर भी उसे रिमूव किया जा सकता है, या वो उसके वार्ड के जो भी उसकी ड्यूटीज है उससे एडवर्स इंटरेस्ट में कहीं काम करने लग जाता है, या वो उसकी रेजिडेंस जो है वो अब वो नहीं है, मतलब वो जगह छोड़ के कहीं और चला गया, तो फिर भी उसे रिमूव किया जा सकता है। गार्डियन ऑफ द प्रॉपर्टी अगर है तो वो बैंकरप्ट हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया, तो भी उसे रिमूव किया जा सकता है। गार्डियनशिप ऑफ द गार्डियन सीजिंग टू बी लाइबल सीज अंडर द लॉ टू विच द माइनर इज सब्जेक्ट। अगर उसकी गार्डियनशिप लॉ के तहत सीज हो गई है तो भी उसे रिमूव किया जा सकता है, लेकिन एक प्रोविजो भी है कि उसको अपॉइंटेड बाय will or other instrument which has been declared under this word shall not be removed। अगर कोई गार्डियन बाय विल अपॉइंट किया गया है तो फिर उसका रिमूव नहीं किया जा सकता, लेकिन जो बाय कोर्ट है उसको रिमूव किया जा सकता है कोर्ट के। पेनल्टी फॉर रिमूवल ऑफ वार्ड फ्रॉम जुरिस्डिक्शन है। अगर कोई उसको गार्डियन जो है वो वार्ड को उस जुरिस्डिक्शन से दूर कहीं और ले जाता है तो फिर उसको पेनलाइज किया जाएगा 6 मंथ की सिंपल इम्प्रेजमेंट और 1000 का फाइन। पेनल्टी फॉर कंटिन्यूसी, अगर कोई पर्सन जिसके पास कस्टडी है माइनर की वो फेल हो जाता है प्रोड्यूस करने के लिए या कंप्लाइंस नहीं करता उस डायरेक्शन की जो भी उसको दी गई है, तो फिर क्या करेगा, वो डिसोबीडियंस करता है अंडर सेक्शन 25 की, या फिर कोई गार्डियन जो अपॉइंट किया गया है कोर्ट ने फेल हो जाता है डिलीवर करने के लिए कोर्ट को जो भी टाइम दिया गया है, तो फिर वो और जो रिक्वायर किए गए हैं अगर उससे अकाउंट्स एग्जिबिट करवाने के लिए या बैलेंस उसने जो भी अकाउंट में था उसकी मतलब जो बेसिक प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी करवाने के लिए फेल हो गया, मतलब इन शॉर्ट कि अगर वो कोई भी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए फेल हो गया तो उसका फ़ाइन होगा 1000 तक का। और उसके अलावा और अगर वो नहीं वो पे करता फ़ाइन तो फिर क्या होगा, उसको हर रोज़ के हिसाब से 500 डेली के हिसाब से उसका फ़ाइन दिया जाएगा, जो कि एग्रीगेट एंड डिटेंशन भी की जा सकती है फ्रॉम एग्जिबिट अकाउंट्स और पे बैलेंस टू डिलीवर द प्रॉपर्टी ऑफ अकाउंट्स एज द केस में भी जो भी अगर वो मतलब प्रॉपर अकाउंट दे देता है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं देता तो फिर उसको इसके लिए भी सिविल जेल में भेजा जा सकता है। उसका जो भी टाइम जो है वो कोर्ट डिसाइड करेगी कितने टाइम तक के लिए उसे जेल में भेजना चाहिए। आगे है जी सर्टिफिकेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर एक्ट 8 ऑफ 1890। ये 8 ऑफ 1890 गार्डियन एंड वार्ड एक्ट ही है। आगे है जी इसका पार्ट सी रूल्स जो है वो हाई कोर्ट बनाएगी विद द अप्रूवल ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जो भी पावर्स कन्फर्ड की गई हैं सेक्शन 50 के तहत गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के, तो वो ये जो है उसके रूल्स बनाए हुए हैं कोर्ट ने, जो अभी हमने ये सारे पढ़े हैं उसके थे। आगे ये चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया गार्डियन एंड वार्ड एक्ट का। चैप्टर 3 है जी इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्रस्ट मनी। ट्रस्ट मनी के हवाले से छोटा सा ये है चैप्टर इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्रस्ट मनी। ट्रस्ट मनी के हवाले से कोई एक एक्ट बना हुआ है ट्रस्ट एक्ट 1882, उसके तहत डील किए जाएंगे मामला। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अगर कोई पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स हैं के अलावा है, पोस्ट ऑफिस है सेविंग स्कीम का, म्यूनसिपल डिबेंचर्स हैं या फिर नेशनल सेविंग स्टेट है, या कोई भी अब सिक्योरिटीज है रिकॉग्नाइज बाय द रूल पंजाब सब्सिडी ट्रेड रूल, तो वो उस एक्ट के इन्वेस्टमेंट वाले एक्ट के तहत डील की जाएंगी। चैप्टर 4 है जी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग का। चैप्टर इसका पार्ट ए है कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन टू ट्राई इंसॉल्वेंसी केसेस प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू इंसॉल्वेंसी वर्क। जो इंसॉल्वेंसी किसे कहते हैं, जो दिवालिया हो जाता है, इसके लिए भी एक अलग से इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 बना हुआ है। 1 मिनट अजान हो जाए फिर इसको कंटिन्यू कर। अच्छा जी फॉरम ऑफ अपील है। अपील जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास फाइल की जाएगी। इसके गार्डियन जुरिस्डिक्शन ये जो हम पढ़ रहे हैं सॉरी इंसॉल्वेंसी पर्सन्स बाय और अगेंस्ट होम और पटिशन और फॉर सॉल्वेंसी में बी फाइल्ड। पटिशन जो है वो अंडर द प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट में भी फाइल अगेंस्ट इंडिविजुअल और फर्म या अगेंस्ट एन एसोसिएशन, किसी भी एसोसिएशन कॉर्पोरेशन कंपनी के खिलाफ भी फाइल की जा सकती है। प्रोसीजर टू बी फॉलोड, कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, जो भी इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 का प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाएगा सेक्शन 5 उसका। प्रोसेस फीस चार्जेबल फॉर ऑल नोटिस इशूड, जो भी उस एक्ट के तहत नोटिस इशू किए जाएंगे उसकी प्रोसेस फी भी पे की जाएगी। नोटिस बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एंड इन द ऑफिशियल गजट, ऑफिशियल गजट में या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए नोटिस किया जाएगा। द अमाउंट ऑफ डेट एंड अदर कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर इंसॉल्वेंसी पिटिशन एंड समरी एडमिनिस्ट्रेशन।
अच्छा जी, आगे है ओरल एग्जामिनेशन ऑफ द डेटर एंड समरी इंक्वायरी, एडवाइज टू डिसमिस डिसऑनेस्ट एप्लीकेशन। ओरल एग्जामिनेशन डेटर का हो सकता है और या समरी इंक्वायरी होगी, जो कि अगर डिसऑनेस्ट एप्लीकेशन हुई है तो डिसमिस कर दी जाएगी। ड्यूटी ऑफ इंसॉल्वेंसी कोर्ट टू इन्फॉर्म proper authority when a government servant is adjudged insolvent or adjudication is annulled or is discharged. In deciding a debtor's inability to pay his debt, the value of his land should be taken into consideration even though it is not liable to sale. इसमें कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करने वाली है, सिंपल सिंपल सी बातें हैं, अगर आपको मैं रीडिंग भी करती जाऊँ तो समझ आ जाएंगी. Period for application for discharge should be fixed in the adjudication order. Official receivers should normally be appointed receivers. Receivers should be given security amount and form and security bonds. Schedule of creditors and other necessary directions to be supplied to receivers. Schedule of the property and list of creditors should be checked by court official before delivering them to the receiver. Insolvent's property vests in the receiver, including land of members of agricultural tribes. Adjudication order is a bar to fresh suit. Stay of proceeding suit optional, but advisable. Adjudication order not bar to arrest of a debtor in execution. Insolvency case should be treated as pending till complete winding up of the debtor's estate. Duty of insolvent to cooperate with the receiver. Power to insolvency court to decide all questions of title, etc. Effect of insolvent not applying for discharge within the fixed period. Object of fixing such time. Period for application for discharge should not ordinarily exceed 1 year. Court should carefully study the revised rules given in Chapter 4b. Separate file to be kept for all High Court letters and instructions about insolvency. Register number 15 of adjudicated insolvency should be properly maintained. Causes of delay in disposal of insolvency cases. अच्छा जी, आगे है आपका Part B. Rules made by the High Court with the sanction of the provincial government under the powers conferred by Section 79 of the Provincial Insolvency Act 1920 for carrying into effect the provision of the Act. Title and application, adoption of forms, prescribed definition और जी है registers prescribed for entry of insolvency petition and other application. Persons entitled to inspect proceeding and fees for inspection. Notices as a memorandum of publication in official gazette to be kept on record. Manner of notifying dates of hearing, manner of notifying order of adjudication and others cancelling adjudication. Persons to whom notices under section 33 class 3 are to be served. Service of notice under section 50. ये 1920 वाला जो इंसॉल्वेंसी एक्ट है ना, उसके सेक्शन का रेफरेंस है. सर्विस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 64. क्रेडिटर्स टू फाइल एड्रेस फॉर सर्विस पीरियड ऑफ अप्लाइंग फॉर डिस्चार्ज शुड बी फिक्स. डेट कोर्ट फिक्स करेंगे. नोटिस टू क्रेडिटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज. मैनर ऑफ नोटिफाइंग डेट ऑफ हियरिंग ऑफ डिस्चार्ज एप्लीकेशंस. Proof of service by post. Court's discretion to adopt any other mode of service. Notice should be issued published a fortnight before date. Receivers and interim services. Order for appointment of a receiver to be served on the debtor. Security to be given by receivers. Schedule of creditors and all subsequent entries in it to be notified by the receivers. Remuneration of receiver और उसके अलावा है जी रिम्यूनरेशन ऑफ इंटरम रिसीवर. बुक्स टू बी केप्ट बाय द रिसीवर. सबमिशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिट. ट्रांजैक्शन ऑफ इंटरम प्रोसीडिंग शुड बी केप्ट सेपरेट. कैश रियलाइज्ड बाय इंटरम रिसीवर नॉट टू बी मिक्सड अप विद इंसॉल्वेंट स्टेट फंड. बुक्स टू बी केप्ट बाय इंटरम रिसीवर. नो ऑडिट ऑफ इंटरम रिसीवर्स अकाउंट रिक्वायर्ड. पावर. Proved creditor entitled to a copy of receiver's account. Direction as to save custody of valuable securities and cash secured by receiver and as to the investment of sums exceeding 500. आगे है ड्यूटी ऑफ रिसीवर टू डिलीवर assets and books etc on being removed or on annulment of adjudication. Receiver shall submit an early report as to conduct of the debtor and the matters. Receiver to be deemed an officer of the court. Proof of debt. So proof of debt by affidavit. Proof of wages of workmen. It is implied by the debtor. Provision as to declaration of dividend notifying its distribution and remission and other connected matters.
Procedure where the debtor is a firm. Mode of signing on behalf of the firm. Mode of personal service of a firm. The proceeding rule to apply to the person not carrying on business in their own name. Insolvency petition by firm should show names of all the partners and an affidavit that all partners occur in the filing of the petition. Adjudication order against a debtor firm shall operate against all individual partners. Each partner shall submit a schedule of his separate affairs, composition with joint creditors or a set of separate creditors, composition with a firm, annulment of adjudication where a composition of scheme is approved, disposal of assets of separate firm formed by some members of partnership, summary administrations, special procedure in case of summary administrations. आगे है जी प्रोसिक्यूशंस. नोटिस शैल बी गिवन टू अ डेटर बिफोर लॉजिंग अ कंप्लेंट. डिस्चार्ज. एप्लीकेशन टू बी हर्ड ओनली आफ्टर सबमिशन ऑफ क्रेडिटर शेड्यूल एंड रिसीवर्स रिपोर्ट. Proved creditors only may oppose discharge. In the matter of discharging account shall examine the debtor and may hear the receiver, the debtor and creditors. Procedure where debtor fails to apply for discharge within the period of fixed period or where no period has been fixed. Sale of immovable property, sale by court and preparation of sale deed where no receiver appointed. Sale shall ordinarily be by public auction. Cost up to order of adjudication shall be borne by petitioner, but subsequent cost shall be met out of the estate. Initial deposit by debtor to cover cost. This deposit shall cover postal charges but no process fees. अच्छा जी. कॉस्ट ऑफ डेटर अबाउट कंपोजिशन और स्कीम व्हेन टू बी अलाउड आउट ऑफ स्टेट. केसेस व्हेन क्रेडिटर शैल सप्लाई फंड्स ऑफ फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, रीपेमेंट ऑफ सच स्मॉल फंड. Appointment and procedure of the committees of inspection under section 67A of the Provincial Insolvency Act. Appointment and procedure of committees of inspection. अच्छा जी. आगे है ये इंसॉल्वेंसी जो है ना, ये आपके पेपर 4 में ही पूछा जाता रहा है पिछले उस पेपर में. अगर आप पास पेपर देखें तो इंसॉल्वेंसी के हवाले से सवाल आया, उसमें ये सारा का सारा प्रोसीजर पूछा गया था. तो ये आप अगर इसकी सिर्फ ये हेडिंग्स भी पढ़ लेना और इसी तरह पेपर में ही हेडिंग डिफाइन कर दे, मतलब कोर्ट जो है वो आप कमेटी अपॉइंट कर सकती है. और उसके अलावा जो है डेट के हवाले से नोटिस कर जाएगा. कंप्लेंट से पहले नोटिस करना ज़रूरी है. नोटिस के बगैर नहीं होगा. किसी भी कंपनी के खिलाफ फाइल हो सकता है और उसको ऑफिशियल गजट में पब्लिश करेगी कि कोई भी इंसॉल्वेंट हो गया, या फिर उसको नोटिस करके भी कहा जा सकता है. चैप्टर 5 है जी ऑफिशियल रिसीवर्स. अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स. अब पहला चैप्टर था ओमिटेड, दूसरा गार्डियन एंड पार्ट एक्ट, तीसरा इन्वेस्टमेंट के हवाले से, चौथा इंसॉल्वेंसी के हवाले से और पांचवा आ गया रिसीवर के हवाले से. अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स ऑफ सर्विस. पावर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू अपॉइंट ऑफिशियल रिसीवर्स. ये इसमें जो सीपीसी का प्रोसीजर है ना, रिसीवर वाला, सेम यही प्रोसीजर इसमें भी दिया गया. Distinction between an official receiver and an ordinary receiver. Official receiver may be invested with quasi judicial powers but not a court. Official receiver not to be appointed permanently. Appointment subject to good conduct and efficiency. Official receiver to retire at the age of 60. No first appointment above of age of 55. Appointment to be subject to existing and future rules. Vacation allowed. Leave of absence. Grant of issue of leave. कैजुअल लीव भी उसको ग्रांट की जा सकती है. सिक्योरिटी फॉर्म अमाउंट एंड रिडक्शन एंड वेरिफिकेशन एंड एग्जाम्पशन फ्रॉम स्टैम्प ड्यूटी. रिसीवर के बारे से रिम्यूनरेशन टू बी पेड इन द शेप ऑफ कमीशन. रेट ऑफ कमीशन, जो भी कमीशन का रेट जिस टाइम चल रहा होगा वही रिम्यूनरेशन रिसीवर को दिया जाएगा. कमीशन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू मॉर्गेज. कमीशन ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड बाय कलेक्टर्स. Commission on sale of land in another district. Commission on money realized by a joint receiver or advisory committee. Commission on infructuous sales. ये इसमें परसेंटेज के वजह से, लेकिन अगर आपको इतना मैं पढ़ भी दूँ तो सारा याद नहीं रहेगा. तो अगर आप सिर्फ इतने रख दें कि वो कमीशन जो है वो उसकी किस किस हवाले पर उसको दिया जा सकता है, ये सारी चीज़ें. कमीशन ऑन मनी रिलाइज्ड थ्रू नाजिर ऑफिस. इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस. Establishment 19. Establishment scale of salaries to be fixed by High Court. Power of High Court to demand removal of any member of the establishment. Accommodation in court. Building to be provided on rent. Travelling allowance. Grant of travelling allowance. Definition of actual travelling allowance. Daily allowance not permissible. Journey to be performed by cheapest route. Grant of travelling allowance to clerks. Postage and stationery. Postage and stationery to be made out of the office fund.
Audit. Cost of audit to be met out of state. पार्ट बी है जी इसका अकाउंट्स के हवाले से सम्स ये रिसीवर के अकाउंट्स सम्स रिलाइज्ड शैल बी डिपॉजिटेड इन ट्रेजरी इन द नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी जज sums above 5,000 shall be deposited direct in the treasury by the persons concerned. Amount realized to be deposited by the official receiver by the next morning, receipt to be given to the depositor. Payment shall be by checks. Remuneration of receiver payable by check, fees and other charges, and payment to be the creditors payable by checks. Audit expenses to be credited monthly in treasury as a distinct item. Disposal of money unclaimed by creditors. अच्छा जी, इसके अलावा इसमें है आपका ये सारे उसके बारे से रूल्स हैं, इनको इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर पढ़ें. इंडेक्स रजिस्टर टू बी केप्ट, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द डेटर टू बी एंटर्ड इन रजिस्टर्ड स्पेसिफाइड. Register of immovable property, register of movable property, register of debts due insolvents, register of debts due from insolvents, insolvency accounts books and other documents to be entered in special register. Details of disposal of property to be entered in registered specified. Entry of proved debts in registers, demand and collection register to watch recovery of rents and unrecovered balances. Bids of sale to be recorded in sale list register. Receiver to issue receipts for sums received. Receipt book number of forms etc. अच्छा, next salaries of establishment, pay sheets and acquittance rolls. Contingent charges how to be drawn. Permanent advance to receiver. Permanent advance not to be spent without sanction of the court. Permanent advance account to be kept. Permanent advance how to be recouped. Entry of receipt by check to be made in books. Annual certificate of permanent advances. Stamps account to be kept in a stamp register. Private stamps to be used. Expenditure to be met out of permanent advances. Administration charges to be recorded in specific register and drawn on a contingent bill. Separate checks to be drawn for receivers commission and audit expenses. Mode of entry of the bill in cash book. Adjustment to be made where administration charges are levied on the total sum agreed to be paid in cases of compromise or settlement. Entries in cash book to be made by receiver in his own hand. Payment to secured creditors not to be held over till dividend is declared. Entry of payment. Annual certificates of amounts credited to government for audit charges. Money pertaining to insolvent states fund should not be kept apart from the general balance. Surplus available on the office fund may be invested in government securities. All receipts for money should be duly accounted for. Mode of entry in cash books of remittances to treasury. Payment on a bill should be by a check. Comparison of cash book with treasury passbook. Closing balance in cash book must agree with the total of closing balance of the ledger accounts. Ledger accounts form different heads of accounts. Monthly balances, posting of cash book entries. Checkbook how obtained and kept. Checks to be counted before use. Checkbook how to be dealt and with the when drawing officer relinquishes charges. Drawing officer responsible for safe custody of checkbooks. Check to be signed by only when required to for immediate delivery. Directions for filing in checks. Checks remain current for 3 months. Undelivered checks to remain in personal custody of receiver. Redating checks not encashed within 3 months. Disposal of undelivered checks or money orders returned. Disposal of cancelled checks. Entries in treasury passbook to be made only by the treasury. Treasury passbook to be kept in personal custody of the receiver. Passbook to be sent to treasury from time to time to be written up monthly total and balances. Comparison of passbook with the cash book. Special account register for cancelled checks. Mode of drawing deposits. Outstanding deposit to be carried into next year registered. Disposal of deposit not claimed within 1 year. Amount of dividend declared to be drawn on contingent bill and disbursed by checks. Bills should be kept with sub vouchers in guard files. Furniture list to be kept. A stock of all movable property to be checked yearly.
Accounts to be maintained according to financial account is to be audited once a year. Accounts of summary administration also be audited. All necessary material to be supplied for audit. Audit result to be sent for to insolvency judge and high court. Audit and inspection notes how to be dealt. Copy of the annotated note to be forwarded to the examiner of accounts and other copy to be kept in office. Objection statement how to be dealt with. Only prescribed forms to be used, accounts, books, and registers to be bound, and counting of pages to be certified. Stock account of all registers should be maintained. The Director General order to be consulted in accounts matters not provided for in rules. Ensure in accounts not allowed. Corrections and alterations to be made in red ink and initialed. अच्छा जी, ये सारे इसके फॉर्म्स के बाद आगे है इसका फॉर्म नंबर 10, फॉर्म 11, फॉर्म 12। ये भी फॉर्म्स है। अच्छा, फॉर्म 27, ये सारे फॉर्म्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ताल्लुक नहीं है। पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है इन फॉर्म्स का। अच्छा जी, पार्ट सी है जी, सुपरविजन एंड कंट्रोल। एनुअल इंस्पेक्शन, एनुअल रिमार्क्स। कैश बुक शुड बी पुट अप daily before the judge. Cash book receipt side should be checked by the judge. Cash book expenditure side should be checked by the judge. Monthly inspection of demand and collection register. Dividend register should be checked by the judge whenever dividend is declared. Monthly comparison of passbook with cash book by the judge. पार्ट डी है इसका इंस्ट्रक्शन, जनरल इंस्ट्रक्शंस। ऑफिसर रिसीवर्स रिकॉर्ड, अ सेपरेट रिकॉर्ड फॉर ईच केस टू बी केप्ट। द रिसीवर टू रिकॉर्ड ऑल ऑर्डर्स एंड डिपोजिशंस। पार्ट्स ए एंड बी ऑफ द रिकॉर्ड्स and register to be made over to the court on completion. These records are public records and should not be left with the receiver when no longer required. Court not to make over its own record to receiver. Index of papers to be maintained. The production of records of decided cases from the record room should not ordinarily be allowed. Destruction of records. List of records and registers to be preserved in perpetuity, मतलब परमानेंट लिखा जाएंगे. लिस्ट ऑफ रजिस्टर टू बी प्रिजर्व फॉर 50 ईयर्स. मूविंग प्रॉपर्टी के हवाले से, डेट के हवाले से, टाइटल डीड के हवाले से. लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड टू बी प्रिजर्व फॉर 20 ईयर. शीट एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, कंटिजेंट बिल के हवाले से, परमानेंट अकाउंट रजिस्टर, स्टैम्प रजिस्टर showing closing balance. Leases. Oral lease not allowed. Lease in favor of insolvent not approved. Court official not to bid at sale held by receiver. Sales by receiver require no confirmation by court. Sales to be conducted personally by receiver except as provided. On sale, receiver should execute a deed of sale and not issue a sale certificate. Statement of sales to be submitted to court every month. Progress report. Receiver to submit to court after 6 months progress report of the administration of estate. An estate should be wound up within a year. History of old cases. Engagement of counsel by a receiver subject to previous sanction of the court. Official receiver not allowed any fees for cases conducted by them. Miscellaneous instructions. Payment of insolvent government servant should be attached through the head of department. अच्छा जी, नेक्स्ट है इसका receiver to guard against entry of bogus creditors in the schedule. Balance of one state not to used for administration of another state. Receiver cannot use the service of process server. A list of common irregularities noticed in the work of a receiver. ये इस हाई कोर्ट रूल्स एंड वॉल्यूम में ना ज़्यादातर इसके फॉर्म्स ही हैं जिनको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है.
अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन इसको पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप सिर्फ एग्जाम की तैयारी करें और आपके पास टाइम कम है, लेकिन अगर आप पहले से माइंड बना के बैठे हैं कि अपने सिविल जज बनना है या एडिशनल सेशन जज बनना है, तो आपको इस पर फुल टाइम देना चाहिए और इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और जो एग्जिस्टिंग जजेस हैं उनको भी पढ़ना चाहिए, हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर्स। और उसके अलावा हाई कोर्ट वालों को चाहिए कि इसको अमेंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इसकी जो बहुत पुरानी है, आउटडेटेड है, उनको अपडेट होने की ज़रूरत है। अच्छा जी, खैर चैप्टर 6 आ गया इसका। 6 के बाद आपका है 7 और 8 है, 9 ओमिटेड है। प्रोबेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सक्सेशन सर्टिफिकेट। सक्सेशन के वाले से पार्ट ए, प्रोबेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, रेफरेंस टू सक्सेशन एक्ट 1925, इन्वेंट्री ऑफ प्रॉपर्टी एंड एसेट्स एंड डेट्स एंड अकाउंट्स टू बी पुट इन, form for grant of probate and letters of administration, copies of section 317 prescribing penalty for not filing inventory and accounts to be given. Probate or letters should be surrendered on revocation of grant. Cases in which probate or letters are conclusive in the whole of Pakistan. Procedure where probate or letters have to take effect throughout Pakistan. Amount and locality of assets beyond the province to be stated. Applicants to state in some cases whether probate or letters have been applied for elsewhere. Cases where copy of citation to be issued outside province. Inventory to include property in any part of the Pakistan. In certain cases, certificates where probate or letters of are effective throughout Pakistan. Rules frame under section 223 and 226 of the एक्ट से मुराद ये सक्सेशन एक्ट 1925 वाला है। पार्ट बी है जिसका सक्सेशन सर्टिफिकेट इंट्रोडक्टरी। Civil judge is empowered to grant certificates, form of appeal. Succession certificate should be obtained by and hereof recovery of debts due to a deceased person. Definition of debt certificate: for a fraction of the debt, application for a succession certificate to be signed and verified, its contents, manner of inquiry and security to be taken from the guarantee of certificate. Objection to application procedure in case of several claimants for certificate. Points to be considered in deciding the cases of rival claimants. Application and certificates to contain details, debts and securities. Extension and amendment of certificate form and contents of certificate. Requisition of security from guarantee of certificate. Court fee in cash on application for a certificate for its extension. Conclusiveness of certificate. Revocation of certificate. Grant of probate or letters to supersede succession certificate. Decision in succession certificate proceeding does not operate as res judicata. Surrender of the certificate if it is invalid or has been superseded. पार्ट सी है इसका जी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट ऑफ डिसीज्ड मिलिट्री ऑफिसर्स। इंट्रोडक्टरी रेफरेंस टू लॉ कमेटी ऑफ एडजस्टमेंट इट्स अपॉइंटमेंट ड्यूटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स। पार्ट डी द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज डाइंग इन पाकिस्तान। उसके बाद शेड्यूल है इसका और चैप्टर 7 आ गया, प्रिजर्वेशन ऑफ विल्स। रूल्स है इसके जो हाई कोर्ट ने बनाए हैं। प्रिजर्वेशन एंड कस्टडी ऑफ बाय डिस्ट्रिक्ट जज ग्रांटिंग प्रोबेट और लेटर। फायर प्रूफ बॉक्स टू बी प्रोवाइडेड। एक्शन टू बी टेकन बिफोर डिपॉजिटिंग द विल इन द बॉक्स। ये अगर आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट के साथ मिला के इस चैप्टर 7 को आप पढ़ें। रजिस्टर ऑफ डिपॉजिटेड विल्स इंडेक्स। उसके अलावा है इसका एप्लीकेशन फॉर इंस्पेक्शन ऑफ कॉपीज टू बी प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड एंड नोटेड इन द रजिस्टर्स ऑफ विल्स। फीस रिलाइज हाउ टू क्रेडिटेड एक्सपेंसेस हाउ टू बी मेट। फॉर गोइंग रूल्स आल्सो अप्लाई टू हाई कोर्ट ग्रांटिंग प्रोबेट्स और लेटर्स। कीज ऑफ विल सेव्स inconvenience and expenses resulting from loss of keys. District judge on transfer should make over the keys and raise receipts for duplicate to his successor. Duty of the district judge to take over charge of the keys. Loss of keys should be reported to the high court. चैप्टर 8 है इसका, सेकंड लास्ट चैप्टर है, लेकिन 9 ओमिटेड है और ये 8 लास्ट है आपका। सिविल कोर्ट्स अकाउंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट ए जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स फॉर supervision. Personal responsibility of officers for loss caused by negligence of law and rules or supervision. Periodical inspection of accounts, instructions, repecuniary transactions.
checking of registers relating to pecuniary transaction by the presiding officer, special attention towards the state of registers and accounts of nazirs. Pecuniary transaction with litigants should be taken up thrice a day. Public notice as to monetary transaction in court. Postal money orders, money received during leave or absence of the presiding officer. Daily checking of cash books. अच्छा जी, पार्ट बी है ऑडिट. एनुअल ऑडिट होगा. पेपर्स टू बी प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ ऑडिटर्स. ऑडिट नोट टू बी सेंट टू कोर्ट कंसर्न्ड एंड हायर ऑफिसर्स. प्रॉम्प्ट अटेंशन to audit notes, inquiry, embezzlement, loss of property, etc. Report to accounts general. Final report to the high court. In irregularities, refund of money kept out of account not allowed. डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स रिजल्ट रिलेटिंग टू ऑडिट अपेंडिक्स है इसके साथ अटैच. इसको आप एक नज़र देख लीजिएगा. अच्छा जी, आगे है रूल्स इसके. मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स इन रिगार्ड टू sums deposited in courts under section 31 of the Land Acquisition Act as compensation payable to the person with restricted powers of alienation, etc. Money paid under section 31 of the act to be deposited in the treasury. Register of such deposit to be maintained. Contents of the registered. Procedure for disposal of money deposited. Account to be opened when money is invested, otherwise than in purchase of land. पार्ट डी है जी, शेरिफ्स पेटी अकाउंट्स. सिस्टम ऑफ अकाउंट आइटम्स इंक्लूडेड. इसको भी ओमिट होना चाहिए बस. अकाउंट टू बी सेंड टू ट्रेजरी डेली एट द क्लोज ऑफ द मंथ. रजिस्टर्स. हाउ एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ रसीट्स टू बी मेड. प्रोग्रेसिव टोटल एंड बैलेंस. अच्छा जी, प्रोग्रेसिव टोटल्स ऑफ पेमेंट्स. कैश बुक एंट्रीज इन कैश बुक ऑफ पेमेंट्स इनटू द विड्रॉल फ्रॉम ट्रेजरी. Comparison of cash book with treasury passbook. Duties of the officers in charge. Personal ledger account in treasury. Proper form and register to be maintained. Money orders. Intermediate registers. Section 2 है इसका. Agencies. Classes of agencies. Civil nazir. Control over agencies. Delegation of duties. Security. Duties of civil nazir. Inspection of accounts by inspecting officers. Section 3. Receipts of process and deposit by agencies. Application for deposit, how to be dealt with. Application for deposit, how to be dealt with. Procedure when a court is far from the court of senior civil judge. अच्छा जी, process for service within the district to be sent to another. Process for service in another district. Step to be get back money if process not served. Service of process within the jurisdiction of Nazir. Section 4 है जी, transmission of process and money to process server. Procedure when processes and money are delivered to process servers. Payment of diet money to witness by process server. Procedure when processes are returned served by the process server. Procedure when processes are returned unserved. और क्या है जिसमें सेक्शन 5 है, ट्रांसमिशन ऑफ प्रोसेस एंड मनी बिटवीन एजेंसीज. प्रोसेसेस आर सेंट बाय वन एजेंट टू अनदर इन द सेम डिस्ट्रिक्ट. प्रोसेसेस सेंट बाय वन एजेंसी टू अनदर इन द सेम डिस्ट्रिक्ट. अमाउंट टू बी सेंट बाय मनी ऑर्डर. प्रोसीजर इन केस ऑफ नॉन सर्विस. सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस और नॉन सर्विस. Section 6 है जी, refund of deposit payment order. Undisbursed diet money to be sent by money orders. Payment order renewal on lapse. Section 7 है जी, daily supervision of account. Daily checking of the entries in the receipt register. Daily attestation of entries by the officer in charge. Certificate as to correctness of accounts for the period when officer was absent. Money order coupons and pays postal receipt to be kept in guard file and reference to their number given in proper registers. Section 8 dealing with the treasury. Remittances to treasury, documents to accompany. Withdrawals from treasury. Transaction with treasury to be entered only in cash book. Duty officer in charge. Section 9 है जी, treasury account, personal ledger and passbooks. Entries of gross receipts and gross payment in ledger and cash books. Entries to be made when amount is withdrawn. Reconciling difference between the balances as shown in the treasury and accounts balance sheet. Deduction of lapsed deposits. Comparison of balance in the books of the agent and the treasury passbook. Working out balance list of unrefunded lapsed time.
Physical verification of balance in the hands of the Nazir, monthly comparison of Nazir's balance and with treasury passbook, certificate report to superior officer to be made in case of discrepancy not being reconciled. Difficulties in the working of accounts to be reported to the higher authorities. Section 11, lapsed items. Deposit to lapse after 3 years. Statement of lapsed item to be prepared and sent to treasury officer at the end of the June. Certificate by officer in charge of the statement. 1 copy of statement to be kept for audit, reducing for balance by treasury officer report or relapsed items. Section 13, miscellaneous. Diet money of government servants appearing as witness. Commission fees to government servants, forms of receipt, custody and issue and checking of receipts, books and checkbooks. Each page of register and account book to be paged and sealed and number of pages to counted. Sheriff's petty accounts rules. Sheriff's petty accounts rules B पार्ट B. ये सारे फॉर्म्स फिर से आगे इनको आप एक नज़र देख लीजिएगा, लेकिन इसको इस बुक में ये जो है ना हाई कोर्ट की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया, लेकिन काफ़ी ब्लर है, इनको पढ़ा नहीं जा सकता, वरना मैं इसको पढ़ देती। और इसके बाद में ये कंप्लीट 4 वॉल्यूम पूरे हो जाएंगे ना, तो फिर इसको एक एक चैप्टर की एक अलग अलग से रिकॉर्डिंग कर दूँगी, जिसमें इसको डिटेल में डिस्कस करूँगी, जैसे अभी मैंने गार्डियन एंड वार्ड वाले एक्ट को किया। सिविल कोर्ट डिपॉजिट अकाउंट्स जनरल सेक्शन ए जनरल अमाउंट इंक्लूडेड कैश एंड वाचर सिस्टम बेनिफिट्स नोटबुक एंड देयर चेकिंग particulars of the warrant to be entered in bailiff's notebook. अच्छा जी, stamp on receipt, separate ledger for courts mentioned in section B, initial deposit by applicant in solvency cases, separate accounts for each court. Nazir defined money orders. Section B, the cash system, courts following cash system. Appendix 22 है इसका, और उसके बाद ये सारी चीज़ें ना जो है वो ऑफिशियल्स के से रिलेटेड हैं, जो ये मतलब सिविल नाज़िर है, तो फिर उनको ये सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए कि उन्होंने क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं। एप्लीकेशन फॉर डिपॉजिट, डिपॉजिट बाय बैलिफ्स एंड कोर्ट ऑक्शनर्स, डिपॉजिट बाय चेक और रेमिटेंस, ट्रांसफर रिसीट, डिपॉजिट बाय मनी ऑर्डर, डिपॉजिट इन केस ऑफ प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स अगेंस्ट सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एंड रेलवे सर्वेंट्स, responsibility of presiding officer about repayments by check, repayments to be entered in proper register, instruction to be followed when authorizing payment, voucher for cash payment to be stamped paid, repayment to by transfer credit, transaction with the treasury, surplus money to be sent to the treasury by post, surplus money to be sent to treasury by post, remittance to treasury by check or remittance transfer receipts when balance to be credited in treasury at the end of the month. The treasury account will be a personal ledger account. Register of uncashed checks, statement of uncashed checks to be shown in cash books. अच्छा जी, आगे है मोड ऑफ सुपरविजन, मैटर रिक्वायरिंग स्पेशल अटेंशन ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर. Application to be returned to Elmeth for inclusion with judicial records, monthly returns. When amounts lapsed, statement of lapsed items to be sent annually, lapsed account not to be paid by Nazir, clearance register to be sent along with lapsed statement. Section C है जी, voucher system, courts which follow voucher system, principle of the system explained, exceptions, register of receipt, deposit in the treasury, application for deposit, how to be dealt with. Deposits in state bank, return of application by the treasury, remittance to treasury of money received by money order, deposit by bailiff or court auctioneer. अच्छा, उसके अलावा है जी मनी रिसीव टू बी सेंट इमीडिएटली टू द ट्रेजरी इन द नेम्स ऑफ बोथ द एक्चुअल डिपॉजिटर एंड द पर्सन ऑन हुज बिहाफ द डिपॉजिट इज मेड शुड बी एंटर्ड, ट्रेजरी रिसीट नंबर एंड date to be entered in the receipt register, deposit in prohibitory orders include issued against salaries of government and railway servants. अच्छा जी, पेमेंट्स बाय वाचर, मोड ऑफ पेमेंट, duplicate vouchers, voucher forms should be supplied in book form, stitched and machine numbered, repayment by transfer credit of to government account, returns to be prepared by treasury officer, civil court deposit account schedule A. आगे सिविल कोर्ट डिपॉजिट अकाउंट शेड्यूल बी हो गया इसका. फिर से फॉर्म्स आ गए.
मेरा ख्याल आगे कुछ भी नहीं है, ख़त्म होने वाला है। चलो जी, सेक्शन वॉल्यूम 2 हाई कोर्ट रूल्स का ऑर्डर का वॉल्यूम 2 कंप्लीट है। वॉल्यूम 1, 3 एंड 4 भी इंशाल्लाह मैं जल्द रिकॉर्ड करूँगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको इसके डिटेल लेक्चर चाहिए एक अलग अलग चैप्टर के ईच एंड एवरी प्रोविजन के, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।